बच्चों, सुप्रभातम। मैं धाराशिव आज 9वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी लोगों को लिखित रूप से और वीडियो के माध्यम से भी आपको एकांकी के विषय में बताया जा चुका है। एकांकी क्या है, एकांकी के तत्व क्या क्या हैं, एकांकी के प्रकार कितने हैं, प्रमुख एकांकी कौन है और एकांकी का कौन है। इस प्रकार से दीपदान एकांकी आपके पाठ्यक्रम में रखी गई एकांकी है, जिस एकांकी के एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। पिछले वीडियो में आपको ऐसा बताया भी गया है कि एकांकी का सारांश अगले वीडियो में दिया जाएगा, इसलिए आज यह दीपदान एकांकी का सारांश आप सभी लोगों को बताया जा रहा है। तो आइए पात्र परिचय, जो इसके पहले आपको वीडियो में दिया जा चुका है कि प्रमुख पात्र के रूप में इसमें 6 पात्र हैं और 6 पात्र के माध्यम से यह एक अंक वाली एकांकी दीपदान क्या एकांकी के तत्वों के आधार पर खरा उतरती है कि नहीं, इसके साथ ही साथ सारांश को देखिए और एकांकी को पढ़कर देखिए। तो एकांकी का सारांश शुरू होता है कि राणा सांगा के मृत्यु के बाद निश्चित रूप से उत्तराधिकारी के रूप में कुंवर उदय सिंह, जो अभी बहुत ही कम उम्र के हैं, लेकिन आने वाले समय में राज्य का उत्तराधिकारी वही हैं। और इधर विक्रमादित्य का जो दासी पुत्र है, वह दासी पुत्र बनवीर इस इच्छा के अनुसार कि मैं विक्रमादित्य के हत्या के बाद और कुंवर उदय सिंह के उत्तराधिकारी बनने से पूर्व कुछ ऐसा षड्यंत्र करूं जिसके कारण इस चित्तौड़ का राजा मैं बन सकूं। वह चित्तौड़ का शासक बनने के लिए एक षड्यंत्र करता है। एकांकी के माध्यम से ऐसा बताया गया कि प्रारंभ में एकांकी में उदय सिंह एकाएक दौड़ते हुए आते हैं और यह बताते हैं पन्ना धाय से कि धाय माँ। वह पूछती हैं पन्ना कि अरे इतनी रात हो गई, तुम अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। बस यहीं से शुरू होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि वह धाय माँ जो उदय सिंह की रक्षक और उनकी धाय का काम करती है, उसकी भी भूमिका अहम है। और इस एकांकी में वह एकमात्र ऐसी स्त्री पात्रा है जो अपने त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है, अर्थात वह अपने पुत्र प्रेम को ठुकरा करके राष्ट्र प्रेम और देश हित में अपने कर्तव्य का पालन करती है। आगे इस एकांकी में सारांश के रूप में आपको मिलेगा कि इस एकांकी के माध्यम से जब षड्यंत्र करता हुआ बनवीर दीपदान का उत्सव रखता है और उस उत्सव में सभी बच्चे और नगरवासी उत्सव मनाने के लिए दीपदान करते हैं, उसी समय नाच गान प्रारंभ होता है। और उस नाच गान में जब कुंवर उदय सिंह जाते हैं तो लड़कियों का नाच देकर के वह काफी आकर्षित होते हैं। धाय माँ को आकर के सूचना देते हैं, यहाँ तक कि हट भी करते हैं कि धाय माँ आज चलो, बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ नाच कर रही हैं। इस पर धाय माँ बताती है कि यह समय नाच गान देखने का नहीं, बल्कि देश रक्षा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। फिर इसके बाद सोना भी आती है, जो रावल स्वरूप सिंह की बहुत ही वह रूपवती लड़की है, जो उदय सिंह के साथ खेलती भी है, सब उम्र की भी है और जिनके उम्र में समानता भी है, वह भी आकर के हट करती है। लेकिन इसको धाय माँ यह जानती समझती है कि यह निश्चित रूप से बनवीर का कोई न कोई षड्यंत्र है। और कुछ ही देर के बाद बनवीर का षड्यंत्र सफल भी होता है। बनवीर आकर के धाय माँ के घर को चारों तरफ से घेर लेता है, यहाँ तक कि उदय सिंह को वह मारना चाहता है। और इस बीच में पन्ना धाय
उदय सिंह की रक्षा के लिए तुरंत कीरतवारी का सहयोग करती है। जो कीरतवारी उस नगर का जूठन फेंकने वाला अर्थात जूठी पत्थर उठाने वाला है, वह उदय सिंह की रक्षा के लिए एक बहुत ही सफल योजना बनाती है और कीरतवारी के पत्थर वाली टोकरी में उदय सिंह को रख करके उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देने की बात करती है, जिसमें वह कीरतवारी भी अपने आप को पूरी तरह से सफल होता है और इस कार्य में वह बहुत ही सावधानी पूर्वक उदय सिंह की रक्षा करने में सफल हो जाता है। फिर इधर बनवीर उदय सिंह की तलाश में धाय माँ को घेरता है, धाय माँ को प्रलोभन देता है, उन्हें राजरानी भी बनाने का प्रलोभन देता है, उन्हें कुछ अंश का महारानी बनाने का प्रलोभन देता है, लेकिन धाय माँ तो अपने कर्तव्य पर पूरी तरह से अडिग है। वह राष्ट्र हित में सदैव लगी हुई है। जब बनवीर आता है तो धाय माँ का एक दूसरा योजना तैयार होता है और वह दूसरे दृश्य के रूप में दूसरी योजना जो है कि अपने पुत्र चंदन को अर्थात धाय माँ का पुत्र चंदन जो है वह निश्चित रूप से उस उदय सिंह के समान है, इसलिए चंदन को ही उदय सिंह के बिस्तर पर लिटा देती है। इस तरह से वो अपने आप को कुछ एकांकी के माध्यम से रामकुमार वर्मा ने एक स्त्री को अपने पुत्र को मृत्यु शैया पर लिटा करके और अपने आप के हृदय को कठोर बना लेना यह सामान्य चीज नहीं है, जिसका वर्णन एकांकिका रामकुमार वर्मा जी करते हैं। वह स्वयं कहती भी है कि क्या माँ ऐसी भी होती है जो अपने लाडले को अपने सामने ही अपने आंखों से मृत्यु देखती हैं, फिर अपने हृदय को वह साहस बढ़ाती है, हृदय को पूरी तरह से पत्थर बना लेती है। और वहीं बनवीर के पूछने पर कि उदय सिंह कहाँ है, उदय सिंह कहाँ है, ऐसा वह उदय सिंह के विषय में नहीं बताती है और उससे उसकी कटार छीनने की कोशिश करती है। बनवीर पन्नाधार को मारना नहीं चाहता है, उसके तो निष्कंटक राज्य उसका निष्कंटक का राज्य करने का उद्देश्य है, वह केवल उदय सिंह को मारना चाहता है, इसलिए वह पन्नाधार के ऊपर अपने तलवार का प्रहार नहीं करता है। लेकिन पन्नाधार जब ही ऐसा संकेत करती है कि उदय सिंह सोए हुए हैं तो उसे ऐसा समझ में आता है कि शायद निश्चित रूप से यह उदय सिंह ही सोए हुए हैं, जबकि वह उदय सिंह नहीं है। उदय सिंह तो कीरतवारी के माध्यम से वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं, इधर महल चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो फिर उदय सिंह निकलेगा कहाँ। इसलिए बिस्तर पर उदय सिंह के वह चंदन जो लिटाया गया है धाय माँ के द्वारा अपने पुत्र को लिटा करके वह उदय सिंह की रक्षा करने की जो योजना बनाई है उसमें पूरी तरह से सफल होती है। और बनवीर वह आता है और क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हुए अपने म्यान से तलवार खींच करके पन्नाधार के सामने ही चंदन को दो भागों में सर से और धड़ को अलग कर देता है। और यह एकांकी में कहता भी है, एकांकी में कहा है कि यही है मेरे निष्कंटक राज्य का कांटा, अर्थात इसे साफ करके ही मैं निष्कंटक राज्य कर सकूंगा, ऐसा उसका विचार है। और यही एकांकी का अंत हो जाता है। इस प्रकार इस एकांकी को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह एक अंक वाली एकांकी निश्चित रूप से घटना प्रधान एकांकी है, जो चित्तौड़ की नारियां चित्तौड़ वीर भूमि के नाम से जानी जाती हैं। वहाँ की स्त्रियां जौहर व्रत करना जानती हैं और उस जौहर व्रत का पालन करने वाली पन्नाधार अपने आप में एक पूर्ण मिसाल है, जो स्त्री जात के इस प्रकार के कठोर हृदय धारण करने का इसमें एकांकीकार के माध्यम से वर्णन किया गया है। दूसरे की भाषा की दृष्टि से भी यह एकांकी अपने आप में पूर्ण सफल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो जैसा पात्र है उसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है, अर्थात कीरतवारी अगर अनपढ़ गंवार है तो वह जूठी पत्थर फेंकने वाला है तो वह भी उसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है। बनवीर पूरी तरह से क्रूर है, वह षड्यंत्रकारी है, इसलिए वह उस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, उसी तरह का संवाद करता है। और ठीक उसी तरह से स्त्री पात्रा के रूप में सोना और
जो उस दासी है वह सभी अपने अपने अनुसार अपने पद अपने वह कार्य के हेतु अपने संवाद का जो चयन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है, यह एकांकी निश्चित रूप से पात्र और संवाद की दृष्टि से भी, क्षेत्र और वातावरण के भी दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, और यहाँ एकांकीकार का उद्देश्य है एक स्त्री जात भी अपने राष्ट्र की रक्षा करने में पूर्ण सफल होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अपने पुत्र मोह, अपने पुत्र प्रेम से अधिक वह राष्ट्र प्रेम समझती है, इसलिए अपने पुत्र को अपने आंखों के सामने ही अपने हृदय को कठोर बनाकर बनवीर के द्वारा उसकी हत्या कर देने के बाद भी उसके आंखों से आंसू नहीं आता है। भले ही उसका हृदय रोता है, पिघलता है, लेकिन अपने हृदय को वह इतना कठोर कर लेती है कि आंख से आंसू ही नहीं बहती है कि कहीं बनवीर को ऐसा शक न हो जाए कि यह उदय सिंह नहीं है। इसलिए वहाँ पूरी तरह से अपना एक अहम भूमिका निभाती हुई पन्ना धाय वीर स्त्रियों में धाय होकर भी एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, और यही एकांकी समाप्त हो जाता है। अर्थात बनवीर का जो षड्यंत्र है वह सफल होता है, किंतु पन्ना धाय के त्याग, बलिदान, बुद्धि और विवेक के आधार पर उदय सिंह की रक्षा होती है, जो भविष्य में उस राज्य का उत्तराधिकारी है। अब आप इस एकांकी को पात्रवार आप स्वाध्याय करेंगे और इस सारांश के माध्यम से जो बताया गया है उसका परीक्षण करेंगे। बाकी शेष अब अगले दिन। आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।